जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश कुमार अपने YouTube चैनल द बर्निंग इशू में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। 15 अगस्त 2021 को जब हम अपने देश में स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मना रहे थे, तो हमारा एक पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान, जो अपना मित्र देश भी है, लहूलुहान हो रहा था। लोगों का यह कहना है कि इसके पीछे तालिबान का हाथ है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि तालिबान कौन है और भारत, पाकिस्तान, रूस, अमेरिका और चीन की आखिर तालिबान में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी क्यों है। तो आइए दोस्तों, समझने के लिए चलते हैं 1978 के अफ़गानिस्तान में। उस समय मोहम्मद दाऊद नाम के एक व्यक्ति अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति हुआ करते थे। वो एंटी कम्युनिस्ट माइंडेड थे। उनके विरोधी जो कम्युनिस्ट माइंडेड थे, उन्होंने उनकी सत्ता पलट दी और अफ़गानिस्तान के शासक बन बैठे। इस बात का फ़ायदा उठाकर सोवियत संघ, जो आज रूस है, 1979 में अपने सैनिक को अफ़गानिस्तान में भेज दिया और परोक्ष रूप से वहाँ शासन करने लगा। दोस्तों, उस समय 1979 को पूरे वर्ल्ड में शीत युद्ध चल रहा था, खासकर अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी। एक का प्रतिनिधित्व अमेरिका कर रहा था, जबकि दूसरे गुट का प्रतिनिधित्व सोवियत संघ कर रहा था। अब अमेरिका को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुआ कि आखिर सोवियत संघ अफ़गानिस्तान में गलत ढंग से या परोक्ष रूप से शासन कैसे कर रहा है। तो इससे परेशान होकर अमेरिका, पाकिस्तान और सऊदी अरब और अन्य देशों के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान के मुजाहिदीनों को सैनिक एवं आर्थिक मदद दिए, उसे हथियार प्रदान किए। अब ये मुजाहिदीन, जिसे जिहादी के नाम से भी जानते हैं, सोवियत संघ के सेना के विरुद्ध लड़ाई करने लगी। उसका मानना ये था कि सोवियत संघ की सेना का अवैध दखल अफ़गानिस्तान के शासन में है, तो इसके लिए सोवियत संघ को सेना को भगाने के लिए उन्होंने उनसे युद्ध शुरू कर दिया। 10 साल के अंदर सोवियत संघ इतना परेशान हुआ कि 1989 में 1989 में अपने सैनिकों को वापस सोवियत संघ लेके चला गया। अब ये मुजाहिदीन अफ़गानिस्तान के शासक बन बैठे, लेकिन ये मुजाहिदीन भी कई गुटों में बटे हुए थे और शासन के लिए, अफ़गानिस्तान की सत्ता के लिए ये लोग आपस में ही लड़ाई करने लगे। इससे क्या हुआ कि अफ़गानिस्तान में अराजकता की स्थिति हो गई। हर जगह मारकाट शुरू हो गया, लूट खसोट बहुत बढ़ गया, भ्रष्टाचार अपने चरम पे चला गया और अफ़गानिस्तान के लोगों को भूखे मरने की नौबत आ गई। अब यहीं से 1994 में तालिबान का इतिहास शुरू होता है। इन मुजाहिदीनों में से ही कुछ लोग एक अलग गुट की स्थापना की, जिसे हम तालिबान कहते हैं। तालिबान पश्तो भाषा के तालिब शब्द से लिया गया है। तालिब का अर्थ होता है विद्यार्थी या छात्र। तो ये तालिबान के सदस्य ऐसे छात्र थे जिनकी शिक्षा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मदरसों में हुई थी। उन्हें कट्टर इस्लाम की शिक्षा दी गई थी। तालिबानियों का ये मानना था, तालिबानी यह चाहते थे कि अफ़गानिस्तान में शरिया का कानून लागू हो, और वो शरिया कानून का व्याख्या इन्होंने काफ़ी कठोर की थी और अपने ढंग से भी की थी। तो शुरू में इन तालिबानियों ने कंधार पे अपना कब्जा जमा लिया। 1994 की बात है। शुरू में इन तालिबानियों के कठोर नियम के वजह से अफ़गानिस्तान में शांति आ गई। अब इनके जो नियम थे वो भी काफ़ी डरावने और भयानक थे। जैसे अगर किसी ने चोरी कर ली हो तो उसके हाथ या पांव काट दिए जाते थे। अगर किसी पे हत्या या व्यभिचार का आरोप लगा हो तो उस आरोपी को सरेआम चौराहे पे फांसी पे लटका दिया जाता था। महिलाएं को अगर घर से बाहर निकलना हो तो उन्हें सर से लेके पांव तक कपड़ों से ढका हुआ होना चाहिए था। इतना ही नहीं, वो घर से अकेले बाहर जा भी नहीं सकती थी। उनके साथ कोई न कोई एक पुरुष होना जरूरी था। 8 वर्ष या उससे ज़्यादा की बच्चियों को स्कूल जाने की मनाही थी। महिलाएं नौकरी नहीं कर सकती थी, कोई व्यवसाय नहीं कर सकती थी। तो ये स्थिति काफ़ी भयावह था। लेकिन जो भी हो, इस कठोर नियम व्यवस्था की वजह से
कुछ दिनों के लिए अफ़गानिस्तान में शांति आ गई। जो चोर लुटेरे थे, डाकू थे, उन्होंने अपना ये काम बंद कर दिया और अफ़गानिस्तान में कुछ दिनों के लिए शांति आ गई। अगर शांति आ गई तो फिर वहाँ आर्थिक उन्नति हुई। इन तालिबानियों ने शुरू में कुछ सड़कें अच्छी बनवाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के मूलभूत ढांचे का विकास किया। इससे अफ़गानिस्तान में आर्थिक उन्नति हुई और लोगों ने शांति का अनुभव किया। और इसीलिए शुरू में अफ़गानिस्तान के लोगों ने तालिबानियों का स्वागत किया। 1997 में ओसामा बिन लादेन, आपने ओसामा बिन लादेन का नाम सुना होगा, जो अल कायदा के प्रमुख थे। तो ओसामा बिन लादेन 1997 में अपना आधार कंधार को बनाया और वहाँ से विश्व के दूसरे देशों में आतंकवादी गतिविधियाँ जारी रखी। 1999 में आपको ध्यान होगा कि भारत का एक विमान अपहरण करके कंधार हवाई अड्डे पर ले गया था, जहाँ पर कि उसकी वजह से भारत को कई खूंखार आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा था। तो तालिबानी और अल कायदा या ओसामा बिन लादेन में नज़दीकियाँ थी। तो ऐसे चलता रहा। लेकिन 2001 में आपने सुना होगा कि किस तरह से अमेरिका में सबसे बड़ा आतंकी हमले का अंजाम दिया गया था, जिसे 9/11 के नाम से भी जानते हैं। उसमें हुआ यूँ कि अफ़गानिस्तान के अल कायदा के सदस्य थे, आतंकी थे, उन्होंने जो 19 आतंकी थे, उन्होंने अमेरिका में 4 विमानों को अपहरित कर लिया और उन चारों विमानों का प्रयोग उसने मिसाइल की तरह किया। 2 विमान से अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो न्यूयॉर्क में स्थित है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर, 2 टावर्स थे, जिनकी ऊंचाई, दोनों की ऊंचाई 110 मंजिली थी। 110 मंजिली की 2 इमारतें थी। तो मिसाइल की तरह उन विमानों को प्रयोग करके उन दोनों टावर को जमींदोज कर दिया। इसमें कुछ ही घंटों के अंदर 2750 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग घायल हो गए। तीसरा विमान अमेरिका के पेंटागन पे क्रैश करा दिया गया। पेंटागन अमेरिका के सैनिक मुख्यालय है। चौथा विमान किसी देहाती क्षेत्र में क्रैश हो गया। तो इतने बड़े आतंकवादी घटना घटने के बाद, इतना आतंकवादी आक्रमण होने के बाद अमेरिका अवाक रह गया और बौखला गया। सारी दुनिया अचंभे में आ गई। तो बदला लेने के लिए अमेरिका ने 1 महीने के अंदर अपने सैनिक अफ़गानिस्तान में भेज दिए और वहाँ से उन्होंने तालिबानियों का खात्मा कर दिया, तालिबानियों को भगा दिया। 2011 में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में ढूंढा और वहाँ जाकर के उसकी हत्या कर दी। अब 2001 में हालांकि तालिबानी भाग चुके थे, बिखर चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें फिर से अपने आप को संगठित किया। अब आप ध्यान दीजिएगा कि 1989 के पहले, 1989 के पहले जब सोवियत संघ की सेना अफ़गानिस्तान में थी, तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर वहाँ के मुजाहिदीनों को सोवियत संघ के विरुद्ध भड़काया था और उन मुजाहिदीनों को सैनिक एवं आर्थिक सहायता दी थी। अब बारी थी रूस की। अब यहाँ अमेरिका का सेना अफ़गानिस्तान में था और अब रूस की बारी थी कि वह तालिबानियों को सैनिक एवं आर्थिक सहायता दे। हालांकि ऑफिशियली वो स्वीकार नहीं करता है, न तो ऑफिशियली अमेरिका स्वीकार करता है कि उसने कभी मुजाहिदीनों को सहायता दी थी, न तो पाकिस्तान या रूस इस बात को स्वीकार करता है कि इन लोगों ने तालिबानियों की इस तरह की सहायता दी। लेकिन सभी लोगों का यही मानना है कि ऐसा ही हुआ। तो अब तालिबानी इससे मजबूत हो गए और 2001 के बाद 2006 तक उन्होंने अपने आप को फिर से संगठित कर लिया और वो पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरे। उन्होंने अफ़गानिस्तान में कितने सारे अमेरिकी सैनिकों की हत्या की, बहुत सारे अफ़गानियों की मौत हुई, हजारों हजार अफ़गानी सैनिकों की हत्या वहाँ पर हो गई। इस प्रकार तालिबानी मजबूत होते गए और ज़्यादा ही मजबूत होते गए। इसी बीच 2001 से 2021 के बीच भारत की स्थिति अफ़गानिस्तान में काफ़ी अच्छी हो गई, क्योंकि तब वहाँ पे एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार थी। तो भारत का
अफगानिस्तान पे काफ़ी प्रभाव हुआ। भारत के इस बढ़ते हुए प्रभाव के कारण पाकिस्तान चिंतित हो गया और वो ये बिल्कुल सत्य है कि अफगानिस्तान में भारत की स्थिति मजबूत होने की वजह से भारत सामरिक रूप से मजबूत स्थिति में था। वो पाकिस्तान को पश्चिमी तरफ से भी घेरे हुए था। इससे पाकिस्तान ने क्या किया कि वो हर हाल में ये चाहता था कि अफगानिस्तान में तालिबानियों का शासन हो जाए, जिससे कि भारत का पक्ष कमज़ोर पड़ जाए। इसी प्रकार चलता रहा। तो अभी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से तालिबानियों ने 2021 में अफ़गान के काबुल पर अधिकार कर लिया और अफ़गान के 90% से ज़्यादा क्षेत्रों पर अब तालिबानियों का कब्जा है। और अभी स्थिति ये है कि वो लोग अफ़गानिस्तान में सरकार बनने की कवायदें तेज कर दी है। अब सवाल ये उठता है कि भारत, पाकिस्तान, अमेरिका और रूस का तो इंटरेस्ट अफ़गानिस्तान में है, आखिर चीन क्यों उतना अफ़गानिस्तान के लिए ललायित है? तो दोस्तों आप ये जान लें कि चीन अब नया महाशक्ति बनने वाला है, सुपर पावर बनने वाला है, इसलिए वह अफ़गानिस्तान में सामरिक एवं आर्थिक हित देखता है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने ये देखा है कि 15 अगस्त 2021 को जब हम लोग अपने भारत माँ की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे थे, उसी समय अफ़गानिस्तान के लोग लहूलुहान हो रहे थे, परेशान हो रहे थे और वहाँ भगदड़ मची हुई थी। ऐसा क्यों है? यह देश की ताकत है, ये सरकार की ताकत है। दोस्तों एक बात और है कि अब तालिबानी अफ़गानिस्तान में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटक भी है। अब वो आज न कल, हम माने या ना माने, बट वो अब अफ़गानिस्तान में सरकार बनाने के बिल्कुल करीब है। और दूसरी बात यह है कि तालिबानियों ने कभी भी खुले रूप से भारत के विरुद्ध कोई बयान नहीं दिया है। अगर 1999 की बात छोड़ दें तो अब तक तालिबानियों ने भारत के विरुद्ध कोई काम भी नहीं किया है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि जब धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया, उस समय पाकिस्तान एवं बहुत सारे अन्य मुस्लिम राष्ट्रों ने भारत के इस कदम की आलोचना की थी। तालिबानी इस बात से अपने आप को अलग रखा और उनका ये कहना था कि जम्मू कश्मीर या श्रीनगर में भारत जो कुछ भी करता है वो उसका अंदरूनी मामला है और वो उसमें दखल नहीं देता है। तो दोस्तों आज के दिन में तालिबान के साथ पाकिस्तान की दोस्ती है। हमें ये लग सकता है कि भारत की स्थिति वहाँ कमज़ोर हो गई है और ऐसा है भी। अगर तालिबानियों से हमारी नहीं बनती है तो अफ़गानिस्तान में हमारा प्रभाव कम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हमेशा आप ये याद रखें कि बस में भीड़ चाहे कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, कंडक्टर अपना सीट बना ही लेता है। तो मुझे विश्वास है कि हम भारतवासी और हमारी सरकार कुछ भी हो, अफ़गानिस्तान में अपना वजूद बना कर रहेंगे और हम उसे प्रभावित भी करेंगे। अफ़गान के दोस्त लोग हमारे दोस्त हैं, हम भारतीय और भारत के सरकार अफ़गानिस्तान के लोगों के दिलों पर राज करते हैं। तो हमें अपने अफ़गान भाइयों की सुरक्षा एवं शांति को देखते हुए और सबसे ऊपर अपने देश का हित देखते हुए काम करना चाहिए और उसके अनुसार ही हमें तालिबानियों के साथ व्यवहार करना चाहिए। भारत ने अफ़गानिस्तान में काफ़ी अच्छे काम किए हैं और तालिबानियों ने इस बात की सराहना की है कि भारत अफ़गानिस्तान में काफ़ी अच्छे काम किए हैं, डैम बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान का संसद पार्लियामेंट भी भारत ने ही बनाया है। साथ साथ में तालिबानियों ने यह भी कहा है कि भारत के काम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन भारत कभी अफ़गानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप की न सोचे, क्योंकि पूरी दुनिया ये देख चुकी है कि सोवियत संघ का, जो आज का रूस है, और अमेरिका का अफ़गानिस्तान में सैनिक इंटरफेरेंस करने का क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।